हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर। हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, केवल एक टॉपिक इसका बचा हुआ था जो आज हम उसको कंप्लीट करके इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और वो हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम आपको वॉन ऑफ फैक्टर आई और कैसे हम किसी भी कंपाउंड का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब निकाल सकते हैं, ये साथ साथ एबनॉर्मल वैल्यू, एबनॉर्मल कैरेक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या मॉलिक्यूलर वेट का कैसे आता है और क्यों आता है, इन बातों को बताएंगे। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनके और उनके सभी दोस्तों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आइए हम आज अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल वैल्यू का मतलब होता है गड़बड़ी, जो वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स, जो वैल्यू है वो ना आए, किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो याद कीजिए, तो कहा था इसको हिंदी में कहते थे अणुसंख्यक गुण। तब ने कहा था वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सॉल्यूशन में, है ना, सॉल्यूट के मोल या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते थे। क्या कहा था हमने, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट यानी विलेय के मोल या मोल फ्रैक्शन, मोल या मोल प्रभाज पर डिपेंड करता है, तो उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये टोटल याद कीजिए आप 4 था। कितना था बच्चा, 4 था। पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, याद करो हमने सब बता चुके हैं आपको। दूसरा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा था क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चौथा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 हमने पढ़ा था। तो आप अच्छे से पढ़े थे कि ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, किस पे, या तो मोल्स पे या फिर मोल फ्रैक्शन पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है तो कई सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि, है ना, जिनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एग्जैक्ट आती ही नहीं है, हमेशा चेंज देखने को मिलता है। या तो लो देखने को मिलता है या तो हाई देखने को मिलता है। और हमें यही समझना है कि कई सारे सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लो या फिर हाई क्यों देखने को मिलती है। ठीक, तो पहले आप अच्छे से जान गए थे कि ये सारा ला था, सारी चीजें किसके लिए थी, हम बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो चारों प्रॉपर्टियां बदल जाएंगी। क्यों बदल जाएंगी, आइए हम आपको समझाते हैं कि क्यों बदल जाएंगी। देखो बच्चों, हमें टोटल 2 तरीके के सॉल्यूशन देखने को मिल सकते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, 2 तरीके के देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसको कहते हैं वैद्युत अपघट्य, यानी जो आयंस में टूटता है, हम पहले बता चुके हैं, जो आयंस में ब्रेक होता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अनअपघट्य, जो आयंस में ब्रेक नहीं होता। तो अगर कोई सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे CCl4 है कि नहीं, और CO2, SO2, ठीक, अगर किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर केस में सेम आएगी, किसी भी कैरेक्टर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी आयंस में ब्रेक नहीं होते। जब वो ब्रेक नहीं होते तो उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उनके किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें,
किसकी बात करें? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस में टूटे, जैसे NaCl, H2SO4, ये सब चीज़ें। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों? और इलेक्ट्रोलाइट के केस में है ना, जो ऑब्जर्व वैल्यू होता है ना, जो ऑब्जर्व वैल्यू होता है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, कभी भी दोनों सेम नहीं आते, सेम नहीं होते। याद रखना क्या कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलिगेटिव कैरेक्टर चारों, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सब बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक होते हैं। किस में होते हैं? आयंस में ब्रेक होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? तो आयंस में ब्रेक होने की वजह से उनका ऑब्जर्व वैल्यू और उनका कैलकुलेटेड वैल्यू कभी भी दोनों सेम नहीं आता, जिससे वैल्यू बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आयंस में जब ये ब्रेक होते हैं तो नंबर्स ऑफ मोल क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रहे, है ना? क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस में टूटेगा। तो नॉर्मली इस तरीके से NaCl क्या मोल है? 1 मोल है। लेकिन अगर यही आयंस में टूट गया तो अब कितना मोल गिना जाएगा? 1 यानी 2 मोल। तो देखो 1 मोल एक्स्ट्रा आ गया, है ना? मोल हमेशा आगे ऐसे गिनते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 2। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटते हैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाता है, और मोल्स के बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एबनॉर्मल हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? मोल पे, और मोल ही बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी क्या होगा? चेंज होगा। यानी जैसे जैसे मोल्स का नंबर बढ़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलती है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। ठीक, एक और कंडीशन है जिस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज होती है। देखिए वो कौन सा है? देखो बच्चों, सेकंड केस है एसोसिएशन, यानी संगुणन। संगुणन एसोसिएशन क्या होता है? इसमें कुछ मॉलिक्यूल एक ना होकर के उनके अनस्टेबल होने के कारण 2 मिलकर के एक होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सॉल्यूशन में डाइमर के रूप में होता है। कैसे होता है? डाइमर, मतलब 2 ठो एसिटिक एसिड आपस में मिल जाते हैं। ठीक, तो जब एसोसिएशन की बारी आती है, एसोसिएशन मतलब संगुणन यानी जुड़ाव की बारी आती है, तो जुड़ाव होने की वजह से, एसोसिएशन होने की वजह से क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ मोल घटते हैं, और जब नंबर्स ऑफ मोल घटते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। तो अगर कहीं भी एसोसिएशन का केस आया या इलेक्ट्रोलाइट का केस आया तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलती है, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस आया तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। कोई दिक्कत? क्लियर। और यही केस मॉलिक्यूलर वेट पे भी अप्लाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट, आप मॉलिक्यूलर वेट को m से लिखते हो। आप याद करो m = 1000 kBW अपॉन डेल TBW, ऐसे। या फिर ये बॉइलिंग पॉइंट का केस है और फ्रीजिंग रहता था तो F, इस तरीके से M निकालते थे। तो हम इसी M की बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का केस हुआ या एसोसिएशन का केस हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट यानी M की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब ये वैल्यू बदलेगी तो जब तुम ही सोचो आयंस का नंबर बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा। तो अब जब आयंस का नंबर बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा, और या फिर आयंस का नंबर घटेगा, मोल घटेगा, तो M की वैल्यू क्या है? वो मास ही तो है, तो वो डिपेंड करेगा, वो चेंज होगा। ठीक, तो याद रखिएगा। अब हमारी बातें क्लियर हुई? क्या क्लियर हुई? क्या करना था कि एसोसिएशन और इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू सेम नहीं आती है, वो चेंज होती है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो वैल्यू सेम आती है। इसलिए राउल्ट्स ने जो ला दिया था क्या कि किसी भी, है ना, कि राउल्ट्स ने जो ला दिया था वो ला किस पे अप्लाई होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर्स में आयंस में चेंज नहीं होते हैं। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा वॉन हाफ फैक्टर आई। आइए देखते हैं कि वॉन हाफ फैक्टर क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो बच्चा, वॉन हाफ फैक्टर आई एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि वॉन हाफ फैक्टर क्या होता है, उसका डेफिनेशन दीजिए। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है और मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता या याद भी रहता है तो वो भूल जाते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आपको प्रॉपरली 100% क्लियर हो जाए। देखिए हम क्या कह रहे हैं, क्या किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व वैल्यू, क्या कह रहे हैं, किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ऑब्जर्व, ठीक, किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व वैल्यू और किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, याद रहे, किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के सॉल्यूशन का क्या, कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, कि रेशियो को या के अनुपात को क्या कहते हैं, वॉन हाफ फैक्टर आई। कैसे बोलोगे, क्या कह रहे हैं, किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व वैल्यू और किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों के अनुपात को वॉन हाफ फैक्टर आई कहते हैं। यानी मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, किसी पदार्थ का कोई सॉल्यूशन है, ठीक, ये किसी भी पदार्थ का कोई सॉल्यूशन है तो इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो ले लो, और ये कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, अब इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो, इन दोनों ऑब्जर्व वैल्यू बटे कैलकुलेटेड वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, वॉन हाफ फैक्टर आई कहते हैं। बस पहला याद रहे, ये किसी भी पदार्थ का सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होना चाहिए। पहला ऑब्जर्व वैल्यू जो तुम्हें दिख रहा है और दूसरा कैलकुलेट जो तुम फाइंड आउट किए हो, इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वॉन हाफ फैक्टर आई कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो इसे क्या लिखते हैं, आई से, और आई बराबर क्या होता है भाई, आई बराबर होता है डेल नॉट अपान में डेल, ठीक, ये याद रखना, ये है वॉन हाफ फैक्टर आई, ठीक। ये क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन का क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक। ये क्या है, किसी भी पदार्थ के सॉल्यूशन का, अरे किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था वॉन हाफ फैक्टर आई। अब देखो वॉन हाफ फैक्टर आई से हम किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करते हैं, और यही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, ये नीट में और हर यूनिवर्सिटी स्पेशली बीएचयू में ये क्वेश्चन आ चुका है। हम बात करते हैं उसकी कि कैसे हम वॉन हाफ फैक्टर आई का यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखो बेटा, वॉन हाफ फैक्टर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, यानी वॉन हाफ फैक्टर आई जितना ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और वॉन हाफ फैक्टर आई फाइंड कैसे करेंगे, नंबर्स ऑफ आयंस, ठीक। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ लो, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आना है कि वॉन हाफ फैक्टर आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, परासरण दाब उतना ज़्यादा होगा। अब वॉन हाफ फैक्टर आई कैसे फाइंड करेंगे, वॉन हाफ फैक्टर आई ऐसे फाइंड करेंगे, नंबर्स ऑफ आयन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है, आगे आपको कितना मोलर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेना, जैसे 2 मोलर HCl, 2 मोलर H2SO4, 2 मोलर ग्लूकोज, 2 मोलर ये क्वेश्चन है कि इन सब में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा।
या वो इन सब को ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में सेट कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन में बस 100 क्विज के तौर पे होता है, हमें मतलब इनसे है। किनसे? इनसे। देखो अब इसको तोड़ोगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो कैसे आयंस गिनते हैं? यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ कितने आयंस है? 2 आयन है। यहाँ देखो इसको तोड़ोगे तो टूटेगा 2H प्लस। अब आयंस में तोड़ना क्लास 10th में पढ़े होंगे, इसलिए इतना हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम ये बेसिक सोच रहे हैं कि आपको आ रहा है। तो 2 और 1, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1, 3 आयंस। ठीक, यहाँ देखो ग्लूकोज टूटता ही नहीं, 0। ये देखो 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस, तो 3 और 2 5 आयन। ठीक, तो किस में आयंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है? ये, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका ज्यादा होगा? इसका, फिर इसका, और इसका क्या होगा? सबसे कम। यानी जो आयंस में नहीं टूटते हैं, याद रहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ऐसे जो आयंस में नहीं टूटते उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन आप देखो कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 4 मोलर NaNO3, 2 मोलर K4 एफिशिएंट 3 मोलर H3PO4, 2 मोलर क्या है? सुक्रोज। इन सब में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? सिंपल सा, आगे से कोई मतलब नहीं है। ये तोड़ोगे तो Na प्लस NO3 माइनस, तो कितना आयन आएगा? 2। ये तोड़ के देखो, आप अच्छे से आयंस ब्रेक करना, 4 और 1 5 आयन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये तोड़ो 0, ये तोड़ो 4 आयंस। देखो किसका आयन सबसे ज्यादा है? ये। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? ये। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा, तो I बराबर 5 है, और 5 आयन जितना ज्यादा प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा। ठीक, ये नंबर 1 पे आए, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्यों? क्योंकि ये टूटता ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो आयंस में नहीं टूटती उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। आज क्लोज। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई उमंग, एक नई उत्साह के साथ एक्साइटेड मोड पे एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप तब तक इस पूरे चैप्टर का अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ करके प्रिपेयर कर लीजिए, इसको न्यूमेरिकल लगा लीजिए। एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।